लेकिन एक चैनल हमारे यहाँ चलता है जिसको मुसलमान बहुत देखता है, और वो चैनल वाले कुछ दिन पहले मोहम्मद दीपक के लिए भी क्राउड फंडिंग की अपील कर रहे थे, वो आपको पता होगा। अभी उन्होंने मोहम्मद इरफान के लिए भी क्राउड फंडिंग की अपीलें की है, पता है कि ना आपको। ये चंदा गैंग मोहम्मद इरफान को तो ऐसे दिखा रहा है जैसे लग रहा कि पता नहीं क्या, देखिए बर्फ बेच रहा, अरे हजारों लाखों मुसलमान सड़क पे कचरा चुन रहे हैं, उनको भी दिखाइए जरा, और दम है तो ये भी तो कहिए कि जो असल लड़ाई है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या जरूरी है, क्यों नहीं हुआ। आज तक रिजर्वेशन के तमाम धरने प्रदर्शन में अगर मैं कहूं मुसलमानों को आरक्षण दो तो ये अजीत अंजुम, ये फला अंजुम, ये पंजुम जितने हैं ये सब पहुंच जाएंगे। मुसलमानों को आरक्षण दो अगर बोलूं तो, और जो कहूंगा मुसलमानों में डिप्रेस सेक्शन को एससी में इंक्लूड करो, आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन हटाओ, ये भाग जाएंगे। इनको ये चीज पसंद नहीं, जो रियलिटी है, जो लीगली है, जो संवैधानिक है, वो इन्हें पसंद नहीं है। और जो असंवैधानिक नारे हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को, इसमें इनको मजा आता है, इनका वीडियो चलता है। मैं क्या बोलूं, मैं जब बोलता हूं इसी में गुस्सा में कुछ मुसलमान फोन कर रहा, आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलते हैं। अभी एगो मुफ्ती फोन किया था, कुफ्ती मुफतलाल का, ठीक है, मुफतलाल वाला मुफ्ती फोन किया था कि आप तो मुसलमानों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। भाई मुसलमानों के दिमाग में जो कीड़ा है वो बोलना तो पड़ेगा ना साहब। आरफा खानम खड़ी हो गई, आरफा खाना आपको पता है नास्तिक हैं, ये पता है कि नहीं? नहीं, मुझको नहीं। मैं बता रहा हूँ, अजीत अंजुम भी नास्तिक हैं, ठीक है। और अभी ललन टॉप में उसका शो हुआ तो लोग जो है वो खड़े होके स्वागत करके लाए सब। जड़ क्या है, मोहम्मद इरफान है क्या? दरअसल मोहम्मद इरफान भी नास्तिक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहम्मद इरफान ने खुद बयान दिया। ये आपको वो बयान आपने नहीं देखा क्या? नहीं, शायद मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मैं रोजा नहीं रखता हूं, ये मोहम्मद इरफान ने कहा है, तो मतलब नास्तिक है, खुदा को नहीं मानता है। नास्तिक 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 का ये गठबंधन है, और ये नास्तिक के पीछे मुसलमान जो है मैंने दीवाना बन के जा रहा है। मैं अजीत अंजुम जी से कहता हूं नाम लेकर, और तमाम उन लीडरों से कहता हूं नाम लेकर, क्या आपको ये नहीं लगता कि मुसलमानों की जो मैब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के जो दुकान लूटे जा रहे हैं, मुसलमानों को जो धकियाया जा रहा, जुतियाया जा रहा, पीटा जा रहा, लूटा जा रहा, इसके लिए कानूनी सुरक्षा का एक कवच इनको चाहिए। तो आइए ना मैदान में आप मांग करने, मैं इनको दावत भी देने जाऊंगा, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मैं मुसलमानों को समझाना चाह रहा हूं। अब मैं बोलता हूं, मुसलमान कहते हैं तुम तो किसी के नहीं हो, लो इतना अच्छा अजीत अंजुम पत्रकार है, तुम उसके भी खिलाफ बोल रहे हो। अरे भाई कुछ समझो, हकीकत को समझो, पर्दा हटाओ, ठीक है। पर्दा नहीं हटाओगे तो फिर खेल होता रहेगा। तो ये अजीत अंजुम, ये सो कॉल्ड लिबरल गैंग जो है, जो मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए और कुछ भी नहीं है, ये तो वहां भी चले गए। वीडियो पे वीडियो चल रहा है, क्यूआर कोड पर क्यूआर कोड चल रहा, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो, इस पर ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। मुसलमानों की यूनिवर्सिटियों पर गिद्ध की तरह लोगों की नज़र है, कैसे उसका स्टेटस खत्म किया जाए, कैसे उसको कानूनी दावपेच में फंसा दिया जाए, कैसे उसको टेक ओवर कर लिया जाए, कैसे उसका मतलब भगुआकरण कर दिया जाए, कैसे उसको जौहर यूनिवर्सिटी नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं है भाई, भारत के 4-5 यूनिवर्सिटियों का मामला है। जुनैद के साथ अखिलेश यादव की भी तस्वीरें वायरल हो रही है, मुलाकात किया है। अरे भाई, तो ये तो एपीजमेंट की पॉलिटिक्स है ना, नहीं समझे। सपा के लोग वायरल करेंगे, हम जुनैद के साथ हैं। मैं पूछूं क्यों हो? जुनैद के साथ हो तो जुनैद का हिसाब तुम ही सुना दो। भाई खाना खिलाया ना, तुम ही हिसाब सुना दो, हम तुम्ही को वोट दे देते हैं, छोड़ो हम किसी की बात ही नहीं करेंगे, सपा बहुत अच्छी पार्टी है, लाओ हिसाब दो जुनैद का। 10 जो 1 महीने खाना खिलाया है, सिर्फ ये बोलना कि जुनैद खाना ही तो खिलाया, कोई गुनाह थोड़ा ने किया। अरे भाई, हमने वोट ही तो सपा को दिया था, कोई गुनाह थोड़ा ने किया था। हमारी दुनिया क्यों उजाड़ दी, तुम पहले बताओ ना। तुमसे पूछते तो भाग जाते हो। डबल स्टैंड उनका है जो वोट तो डालते हैं भाजपा को, बात समझ रहे कि नहीं, और नोट लेते हैं मुसलमान से। यूएपीए बिल आया राज्यसभा में, राज्यसभा में भाजपा को कहीं से बहुमत नहीं था,
पूरे एनडीए को बहुमत नहीं था, फिर भी बिल पास हो गया। सीए बिल आया, पूरे एनडीए को राज्यसभा में बहुमत नहीं था, फिर भी बिल पास हो गया। एनआरसी आया, पूरे राज्यसभा में फुल एनडीए की बात कर रहा हूं, सिर्फ भाजपा नहीं, फुल एनडीए को भी मेजोरिटी नहीं था, फिर भी बिल पास हो गया। कौन किया पास? वही लोग पास किए ना। वहीं तो कपिल सिब्बल भी बैठते हैं ना राज्यसभा में ही ना, मुफ्त की जो रोटी तोड़ रहे हैं हम लोग के वोट का। वोट दिया सपा को हमने, राज्यसभा सपा भेज रही कपिल सिब्बल को। वाई? क्यों? कौन है कपिल सिब्बल? क्यों भेजा अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा? होता कौन है अखिलेश यादव भेजने वाला? ऐसा कोई मुसलमान सवाल करने वाला है नहीं भाई। कैसे भेजे? तुम हमको भेजोगे ना, वोट हमारा भेजोगे कपिल सिब्बल को अपना मुकदमा लड़ने के लिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए, ड्रामा करना, भाजपा से सेटिंग करने के लिए। सबसे बड़ा जो लाइजनर है वो कपिल सिब्बल, जो भाजपा और सपा, भाजपा और फला फला के बीच लाइजनिंग करते हैं, और मुसलमान वहीं जाके मरता। सारी मुस्लिम संगठन वहीं सर पटकती है जाके, हर मुकदमा उसी को दे के आती है। सारे चंदे का पैसा, खैरात, ज़कात कपिल सिब्बल को पास दिया जाता। और जब मैं बोलता हूं मुसलमानों तुम अपना वकील पैदा करो, पढ़ाकर, लिखाकर, समझाकर। कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहां कपिल सिब्बल चला गया और मुसलमान नहीं जा सकता? कौन सा ऐसा है इंस्टीट्यूशन? हमें बताइए ना, मैं ताला तोड़ के घुसा दूंगा मुसलमान को उसमें। बताओ तो सही। पैसे लेकर, ज़कात खैरात खाकर, और तब मुस्लिम नौजवान हमको कहता कि आप ऐसा मत बोलिए। आप खाली सुबह उठिए 5 गाली योगी जी को दीजिए, दोपहर में 5 गाली अमित शाह को दीजिए, शाम में 5 गाली मोदी जी को दीजिए, और रात में सोते टाइम मोहन भागवत जी को दीजिए। हो गया मुसलमान का काम। 70 साल से तो यही लीडर हमारे कर रहे हैं। हमारे सभी लीडर सिर्फ गाली दे रहे हैं विपक्ष को, और ये कांग्रेस और आरएसएस और भाजपा और फला। मसले का हल ये नहीं, मसले का चूक कहाँ है? सीजेपी का छात्र आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन उस आंदोलन से 2 लोग बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। पहला मोहम्मद इरफान और दूसरे मोहम्मद जुनैद। हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर जी हैं, इनसे बात करेंगे कि पहले तो जुनैद को आपको पता है कि जुनैद के ऊपर पुलिस की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। पुलिस उसको ढूंढ रही है, अरेस्ट भी किया था, डिटेन भी किया था थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको छोड़ दिया, और उसका रोता हुआ वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद इरफान है, जिनसे राहुल गांधी मिलने के लिए कहते हैं। गुलाम सरवर जी कैसे देख रहे हैं? मोहम्मद इरफान बहुत वायरल हुए हैं, राहुल गांधी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। हाँ, कहा जा रहा था ज़ेन जी का आंदोलन, और ज़ेन जी में वायरल 3 चीज़ हुआ: खाना, गाना और मोदी जी को गाली देने वाला नया दीवाना। ये 3 लोग वायरल हुए हैं। ज़ेन जी क्या खाने, गाने और गाली बकने के लिए आया है? ये पहला सवाल है मेरी तरफ से। ज़ेन जी का क्या ये संस्कार होगा कि वायरल भी अगर होगा मुल्क में तो खाने, गाने और गाली बकने पर होगा? ये सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। देश के ज़ेन जी और अल्फ़ा के लिए ज़्यादा चुनौती है, लेकिन ज़ेन जी और अल्फ़ा को कंट्रोल ज़ेन एक्स कर रहा है। तो ज़ेन एक्स के लिए ये चुनौती है कि आप कौन सा संस्कार दे रहे हैं कि ज़ेन जी इस तरह का है और ज़ेन अल्फ़ा भी अब खतरे में आ जाएगा इससे। तो ये एक गंभीर विषय है। लेकिन आपने मुद्दा उठाया कि 2 वायरल हुए, एक का तो खूब चर्चा चल रहा है, दूसरे का भी खूब चल रहा है। एक खिलाने वाले का तो आप जान ही रहे हैं, वो रो रहा, गा रहा है और अपने आप को वो मुसलमान कह रहा है। शुक्र है मालिक का कि चलिए वो मुसलमान कह रहा है। वो ये भी कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चलिए, देर से सही उसको ये तो समझ में आया कि मुसलमान हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आने वाले दिनों में मुसलमानों पहले ही समझ लेना कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे साथ ऐसा होगा। तो फालतू का तुम मच्छर कॉकरोच में जाओगे क्यों? तुम इंसानों के बीच जाओ ना, जानवरों के बीच क्यों जा रहे हो? एक बात। इरफान का मसला आपने उठाया, ये एक नया विषय है और मेरे ज़िंदगी में एक नई बात आई। इरफान कोई पढ़ा लिखा, डिग्री होल्डर, कोई बहुत ज़्यादा माने काबिल या कुछ ख़ास विशेषताओं का धनी नहीं है। एक खूबी है कि वो मज़दूर परिवार का है और उसने संविधान की प्रस्तावना को धारा प्रवाह पढ़ा भी, उसका अर्थ और उसका विश्लेषण भी उसने ठीक ठाक किया, जिससे वो पहली बार वायरल हुआ था। बिल्कुल।
लेकिन उसके वायरल वो हुआ नहीं था। ऐसा तो वायरल रोज लोग हो ही रहे हैं। उस प्रस्तावना के पढ़ने, उसके विश्लेषण और उसी के इर्द गिर्द जो सधी हुई टिप्पणी उसकी थी, जिससे उसके अंदर का एक ह्यूमैनिटेरियन जो व्यूज होता है, मानवीय एक भाव जो होता है, वो भी टपक रहा था। और साथ ही साथ उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका निचले तबके के मजदूर लोगों से लगाव तो टपक रहा था। लेकिन वो वायरल असल तब हुआ जब दो महासेकुलर, एक स्तंभ नंबर 4 मीडिया और एक स्तंभ नंबर 2 लीडरशिप, दोनों में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, दोनों की बात कर रहा हूं, इतने धरने प्रदर्शन आंदोलन लोग कर रहे हैं। उन लोगों में से एक मैं भी हूं। कई बार आप लोगों ने भी कवर किया होगा जंतर मंतर पर, अनेकों इश्यूज, अनेकों मुद्दे, ये नहीं कि एक मुद्दा, यहां तक कि वो इरफान जो इरफानी नाम है ना उसका, जी जी, वो मोहम्मद इरफान, उसका जो दर्द है वो उन दर्द को लेकर भी हम 10 साल पहले से धरने प्रदर्शन पर हैं। लेकिन एक चैनल हमारे यहाँ चलता है जिसको मुसलमान बहुत देखता है, और वो चैनल वाले कुछ दिन पहले मोहम्मद दीपक के लिए भी क्राउड फंडिंग की अपील कर रहे थे, वो आपको पता होगा। अभी उन्होंने मोहम्मद इरफान के लिए भी क्राउड फंडिंग की अपीलें की है, पता है कि ना आपको? बिल्कुल है ना पता? दो तीन पत्रकार हैं जिन्होंने, हाँ, और वो QR कोड, ये चंदा गैंग मोहम्मद इरफान को तो ऐसे दिखा रहा है जैसे लग रहा कि पता नहीं क्या, देखिए बर्फ बेच रहा है, हजारों लाखों मुसलमान सड़क पे कचरा चुन रहे हैं, उनको भी दिखाइए जरा। और दम है तो ये भी तो कहिए कि जो असल लड़ाई है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या जरूरी है, क्यों नहीं हुआ, वो लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूं आर्टिकल 341 का। रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन, ये दो ऐसी चीजें हैं, आरक्षण और सुरक्षा, जो किसी भी समाज को आगे बढ़ाने, मुख्य धारा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। आज तक रिजर्वेशन के तमाम धरने प्रदर्शन में अगर मैं कहूं मुसलमानों को आरक्षण दो, तो ये अजीत अंजुम, ये फला अंजुम, ये पंजुम जितने हैं, ये सब पहुंच जाएंगे। मुसलमानों को आरक्षण दो अगर बोलूं तो, और जो कहूंगा मुसलमानों में डिप्रेस सेक्शन को SC में इंक्लूड करो, आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन हटाओ, ये भाग जाएंगे। इनको ये चीज पसंद नहीं, जो रियलिटी है, जो लीगली है, जो संवैधानिक है, वो इन्हें पसंद नहीं है। और जो असंवैधानिक नारे हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को, इसमें इनको मजा आता है, इनका वीडियो चलता है खूब। अद्दे बदवा अजीत अंजुम नाम आपने ले लिया, मैं भी लेना नहीं, 4 बार लिया इंटरव्यू, ठीक है, 4 बार इंटरव्यू लिया, चंदा करेगा, करोड़ों का धंधा करेगा, लोग देंगे, शुरू हो गया, लोग स्क्रीनशॉट भी भेजने लगे, लोग हैं एक से एक, ठीक है। आरफा खानम ने अपनी कुर्सी से उठ गई थी वो, हाँ ठीक है। और आज तक हम लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया गया। हम लोग बोलते लोग ने राहुल गांधी नहीं ना आए थे। राहुल गांधी को 20 चिट्ठी मैं दिया हूँ। अब इलेक्शन आ रहा, मैं क्या बताऊँ, बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। 20 चिट्ठी गए राहुल गांधी जी के पास। मैं स्वयं राहुल गांधी के कार्यालय का घेराव, 24 अकबर रोड का घेराव, अभी जो 2025 में नीट का मुद्दा था, उससे बेहतरीन कोई मुद्दा था, पेपर लीक तो अब हुआ, इससे पहले वाला जो कांड हुआ आपको पता है कि नहीं? 2024 में जो कांड हुआ था, 720, अब मैं क्या बोलूं, मैं जब बोलता हूँ इसी में गुस्सा में, कुछ मुसलमान फोन कर रहा, आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अभी एगो मुफ्ती फोन किया था, कुफ्ती मुफतलाल का, ठीक है, मुफतलाल वाला मुफ्ती फोन किया था कि आप तो मुसलमानों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। भाई मुसलमानों के दिमाग में जो कीड़ा है वो बोलना तो पड़ेगा ना साहब। जब 720 वाला मामला हुआ, 720 नंबर लाने वाले विद्यार्थी का एम्स में एडमिशन नहीं हो रहा था, बड़े कॉलेज में 660, 650, 670 वाले नहीं जा रहे थे, वो डिसबैलेंस हो गया था रिजल्ट पूरा, यानी कि घपला और घोटाला हो गया था। तब आपने हंगामा नहीं किया, गुलाम सरवर ने, मैंने ये नहीं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को 10 चैनल पर वो खबरें चली हुई है, मैंने राहुल गांधी के
ऑफिस का 24 अकबर रोड का घेराव किया था। घेराव ये नहीं किया था कि घेराव तो मोदी जी का लोग करते हैं, मैंने घेराव ये किया था कि आप विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर अड़िए और इस मुद्दे पर सरकार को घेरिए, लेकिन नहीं घेरे। और जब जैन जी उतरा और तथाकथित वो सब उतरा ऑकरच कॉकरच, तो राहुल गांधी आखिरी में प्रधानमंत्री को घेर लिए जाके। खेल ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा इस पर बोलना? एंटी मुस्लिम या एंटी कांग्रेस का राहुल गांधी कैसे कहला देंगे एंटी मुस्लिम बोलना, अगर आप राहुल गांधी पे बोल? नहीं, आप ये बताइए इरफान के घर जाकर इन्होंने क्या किया? इरफान के किसी भाई बहन को अडॉप्ट किया कांग्रेस ने या अजीत अंजुम ने कि इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे? अच्छा, कुछ चैनल वाले भी। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा ये मैं आखिरी में बोलूँगा। आरफा खानम खड़ी हो गई। आरफा खाना आपको पता है नास्तिक हैं, ये पता है कि नहीं? नहीं, मुझको नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, अजीत अंजुम भी नास्तिक हैं, ठीक है। और अभी ललन टॉप में उसका शो हुआ तो लोग जो है वो खड़े होके स्वागत करके लाए सब। जड़ क्या है? मोहम्मद इरफान है क्या? दरअसल मोहम्मद इरफान भी नास्तिक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहम्मद इरफान ने खुद बयान दिया। ये आपको वो बयान आपने नहीं देखा क्या? नहीं, शायद मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मैं रोजा नहीं रखता हूं, ये मोहम्मद इरफान ने कहा है। तो मतलब नास्तिक है, खुदा को नहीं मानता है। नास्तिक 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 का ये गठबंधन है। और ये नास्तिक के पीछे मुसलमान जो है मैंने दीवाना बन के जा रहा है। अरे भाई, जितना भाजपा तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं है मानते हो तुम, जितना आरएसएस तुम्हारा दुश्मन है जो तुम मानते हो, उतना ही नास्तिक तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा नेचुरल दोस्त कैसे हो जाएगा? वो तो धर्म को नहीं मानता। वो बयान दिया कैमरे पर कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोजा नहीं रखता, मैं फला काम नहीं करता। भाई तू कुछ नहीं करता तो तू संविधान की प्रस्तावना पढ़ता। राहुल गांधी को भी इस्लाम धर्म से नफरत है, मान लीजिए। अजीत अंजुम को भी इस्लाम से नफरत है। ये दिखावटी मोहब्बत है। देखा, अगर रियल मोहब्बत है तो अनुच्छेद 341 पे अजीत अंजुम जी बड़े हमारे साहब 10 अगस्त फिर 10 अगस्त आ रहा। और जरा सा कैमरा उधर घुमा दीजिए तो जरा सा घुमाइए, जरा सा ये दिखाइए। ना इंसाफी दिवस मिशन 341 आ रहा कैमरे पर कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? नीचे से जरा सा दिखाइए, मैं तो उंगली दिखा देता। ये डिलीट कलरेबल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950। यस यस। अब ये भीड़ और माइक पे मैं खड़ा हूं, ये जंतर मंतर का है, ठीक है। अब आइए आप इधर, ठीक है। यहां भी जरा सा कैमरा दिखाइए, मैं रिकॉर्ड दिखाता हूं ना। देख रहे हैं? तहफ्फुज़े माशरा कॉन्फ्रेंस इंक्लूड माइनॉरिटी SC ST एक्ट 1989। अब आइए मैं मुद्दा बताता हूं। मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सुरक्षा और आरक्षण, सबसे बड़ा मुद्दा। मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, तमाम कमेटियों की रिपोर्टों से यह साबित हो गया कि मुसलमान दलितों से भी पीछे। तो दलितों से भी पीछे है तो मुख्यधारा से कैसे जुड़ेगा? उसको तो कुछ चाहिए, स्पेशल प्रोविजन चाहिए, तो वो है रिजर्वेशन। हम स्पेशल रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं। जिस रिजर्वेशन में हम हैं, जहां से हमको निकाला गया मारकर, जबरदस्ती धक्का मारकर, हम उसी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं कि भैया हमको उसमें शामिल कर दीजिए। 341 जो अनुच्छेद 341 है उसमें हमको शामिल कीजिए। अगर हिंदू धोबी को आप SC का स्टेटस दे रहे हैं तो मुस्लिम धोबी को भी दीजिए। हिंदू अगर क्या कहते हैं वाल्मीकि को दे रहे हैं तो मुस्लिम वाल्मीकि को भी दीजिए। वो तमाम जातियां जो इक्वल हैं वो। अब आया सुरक्षा। मुसलमान वोट जितना भी दिया आज तक, आज़ादी के बाद से, जब से 1952-55 से व्यवस्था शुरू हुई वोट देने की, तब से मुसलमानों ने जो वोट दिया है वो दिया है सुरक्षा के नाम पर। और मुसलमान ही असुरक्षित हो गया। कांग्रेस ने कहा घबराओ मत, हमें वोट दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। कांग्रेस ने मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, दुनिया जहान तमाम वो जो है। फिर सपा ने कहा हमें वोट दो, हम सुरक्षा देंगे। सपा ने भी वही हाल किया। मुजफ्फरनगर और फलां चिला सब आपकी लिस्ट आपके हाथ में है। बसपा ने कहा सुरक्षा देंगे, वोट दो। बसपा सब ने जुबानी कहा और हमने सबको आजमाया। अब हमारी ये डिमांड है, मेरा ये कहना है कि भाई जुबानी सुरक्षा की गारंटी नहीं, कानूनी सुरक्षा की गारंटी जो राजीव गांधी जी ने SC ST को दिया था, जो 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के नाम से 1989 में बना था, जिसको SC और ST एक्ट के नाम से आप जानते हैं। हम डिमांड करते हैं कि डिप्रेस कास्ट मुस्लिम को भी उसमें इंक्लूड कीजिए आप।
ताकि हमारे सुरक्षा की कानूनी गारंटी हो जाए। लेकिन आप जुबानी देते हैं। तो मैं अजीत अंजुम जी से कहता हूं नाम लेकर, और तमाम उन लीडरों से कहता हूं नाम लेकर, क्या आपको ये नहीं लगता कि मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के जो दुकान लूटे जा रहे हैं, मुसलमानों को जो धकियाया जा रहा, जुतियाया जा रहा, पीटा जा रहा, लूटा जा रहा, इसके लिए कानूनी सुरक्षा का एक कवच इनको चाहिए। तो आइए ना मैदान में आप मांग करने। मैं इनको दावत भी देने जाऊंगा, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मैं मुसलमानों को समझाना चाह रहा हूं। अब मैं बोलता हूं, मुसलमान कहते हैं तुम तो किसी के नहीं हो। लो इतना अच्छा अजीत अंजुम पत्रकार है, तुम उसके भी खिलाफ बोल रहे हो। अरे भाई कुछ समझो, हकीकत को समझो, पर्दा हटाओ। ठीक है, पर्दा नहीं हटाओगे तो फिर खेल होता रहेगा। तो ये अजीत अंजुम, ये सो कॉल्ड लिबरल गैंग जो है, जो मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए और कुछ भी नहीं है, ये तो वहाँ भी चले गए। वीडियो पे वीडियो चल रहा, QR कोड पर QR कोड चल रहा, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो, इस पर ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, मुसलमानों की यूनिवर्सिटियों पर गिद्ध की तरह लोगों की नज़र है। कैसे उसका स्टेटस ख़त्म किया जाए, कैसे उसको कानूनी दावपेच में फंसा दिया जाए, कैसे उसको टेक ओवर कर लिया जाए, कैसे उसका मतलब भगुआकरण कर दिया जाए, कैसे उसको जौहर यूनिवर्सिटी नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं है भाई, भारत के 4-5 यूनिवर्सिटियों का मामला है। सहारनपुर में यूनिवर्सिटी को टेक ओवर कर लिया गया। वो जो फाउंडर है वो जेल में है, फरार है। एक अल फलाह का हाल आपने सुना देखा, आपने सुन ही लिया, देख लिया। सिक्किम मणिपुर में एक यूनिवर्सिटी है, उसकी हालत वही है, उसका भी फाउंडर फरार है। एक मुद्दा है। आपने बोला कि सपा ने बेवकूफ़ बनाया, बसपा ने बनाया, तो दूसरी तरफ मुसलमान कहाँ जाए? भाजपा तो कहती है कि हमको वोट ही नहीं चाहिए। नहीं देना ना, किसी को नहीं देना। मुसलमान को एक बार तो कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। एक बार, एक ही बार का खेल है। जैसे ये देखिए अभी क्या हो रहा, लाख आप कुछ कर लो, अखिलेश एंड कंपनी, यानी उनके 5-6 परिवार लोकसभा राज्यसभा में हैं, उनको क्या लेना देना? क्या मतलब? आपके परिवार में 5 लोकसभा में आएगा, आप माइक उठाइएगा, आप किसी की आवाज़ उठाइएगा? ये जो घर टूटता हुआ आप दिखा रहे थे, वो हर जगह रिस्क लेके जो घुस रहे थे, आप जाइएगा। 5 गो सांसद घर में है, क्यों जाए? मरे मुसलमान, फिर 5 साल के बाद मुसलमान बनाएगा हमको। जब तक इनको क्लीन नहीं करेंगे, अगर उनका ये दावा है, अगर, और उससे ये भी पता चल जाएगा कि देश में कौन कहाँ कहाँ किस किस जगह है। हमारा आरोप रहता है कि यादव जी भाजपा को वोट देते हैं, तो MY भी हमारा फार्मूला फेल है। ये आरोप सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध तब होगा जब 100% मुस्लिम अपना वोट वहां से निकाल कर कहीं और शिफ्ट करेगा। भाजपा को देंगे नहीं, बाकी दलों को देंगे नहीं, सेकुलर दलों को देंगे नहीं, तो देंगे कहाँ? मुस्लिम दलों को दे, फिर ये देखे तमाशा कि बाकी लोग किसको दे रहे हैं। AIMIM भाई पीस पार्टी है उत्तर प्रदेश में जी। उसके बाद और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, मुस्लिम मजलिस है, मुस्लिम लीग है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो पार्टियों की कमी है क्या आपके पास? 7-8 गो पार्टी है जो बेचारा राज्यसभा और MLC के लायक भी आपने बनने दे रहे हैं, एक विधायक आपने जीतने दे रहे हैं। मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, और उनके परिवार का 5-5 जितवा दे रहे हैं। अब बचा हुआ जो इधर उधर रह जाता है उसको MLC राज्यसभा भी भेज देता है। जैसे चाचा राम गोपाल यादव लोकसभा नहीं जीते, कोई बात नहीं, प्रोफेसर साहब की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। और राज्यसभा में चाचा शिवपाल यादव चुनाव हार भी जाएंगे तो MLC बन जाएंगे, और भतीजा फलां यादव हार भी जाएंगे तो MLC बन जाएंगे, और बहू फलां यादव अगर यहाँ एडजस्ट नहीं होगा सपा में तो भाजपा में जाके बन जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है उनके घर की बहू जुनैद के साथ अखिलेश यादव की भी तस्वीरें वायरल हो रही है, मुलाकात किया है। अरे भाई तो ये तो एपिजमेंट की पॉलिटिक्स है ना, नहीं समझे? सपा के लोग वायरल करेंगे, हम जुनैद के साथ हैं। मैं पूछूं क्यों हो? जुनैद के साथ हो तो जुनैद का हिसाब तुम ही सुना दो। भाई खाना खिलाया ना, तुम ही हिसाब सुना दो, हम तुम्ही को वोट दे देते हैं, छोड़ो हम किसी की बात ही नहीं करेंगे। सपा बहुत अच्छी पार्टी है, लाओ हिसाब दो जुनैद का। 10 जो 1 महीने खाना खिलाया है, सिर्फ ये बोलना कि जुनैद खाना ही तो खिलाया, कोई गुनाह थोड़ो ने किया। अरे भाई हमने वोट ही तो सपा को दिया था, कोई गुनाह थोड़ो ने किया था। हमारी दुनिया क्यों उजाड़ दी तुम पहले बताओ ना, तुमसे पूछते तो भाग जाते हो। हमारी दुनिया जो उजड़ रही है, हम पर जो बुलडोजर चल रहा है, हमारे जो मदरसे टूट रहे हैं, हमारी जो मस्जिदें टूट रही है, हमारे बच्चे जो जेल जा रहे हैं, क्यों? ये सवाल हमने वोट ही तो दिया था आपको, हमने कौन सा गुनाह कर दिया?
तो वही बात यहाँ लागू हो जाएगा, खाना ही तो खिलाया था। अरे भाई यहाँ बहुत कुछ गुनाह हो चुका है मुसलमानों का, लेकिन अब मैं मुसलमानों से कहता हूँ वोट दो सोच के, नोट दो सोच के, और खाना भी खिलाओ सोच के, पुण्य भी करो सोच के, सड़क पे चलो सोच के, लोगों को सड़क पे सीट दो तो सोच के, लिफ्ट दो तो सोच के, पानी पिलाओ तो सोच के, माने कुछ भी करो पहले सोचो, समझो, परखो, जांचो, तब करो। मतलब सुरक्षा पे आप बड़े सवाल उठा रहे हैं कि बिल्कुल अपनी सुरक्षा सबसे पहले। बिल्कुल यार, लिखा रहता, बस वाला लिखता है यात्री अपनी सुरक्षा स्वयं करें, पॉकेट मारो से आप बचें। लो अब बस वाले का क्या करोगे, पॉकेट मारी हो जाएगी तो। लिखा रहता, आपने देखा होगा बस में लिखा रहता, पॉकेट मारो से सावधान। अब कोई माइक से तो आके नहीं बोल रहा ना पॉकेट मारो से सावधान, सवारी अपने सामान की रक्षा खुद करें। तो भैया मैं यही तो मुसलमानों से कह रहा हूँ, अपने वोट की रक्षा, अपने मान की रक्षा, अपने सम्मान की रक्षा, अपने खानदान की रक्षा, अपने समाज की रक्षा खुद करना होगा आपको, सारा प्रबंध खुद करना होगा आपको। किसी के भरोसे पर रहेंगे तो आप धोखा खाएंगे, जो अब तक हुआ है। इसलिए इस गैंग को भी समझना है, इनका वीडियो वायरल कर करके इनको तो आप करोड़पति बना सकते हो, आपका क्या होगा, आपका क्या होगा। देखिए ना मीडिया का क्या हाल हो गया, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, बहुजन मीडिया, मोहम्मडन मीडिया, फला मीडिया। अरे मीडिया में क्या पंगा हो रहा भाई, मीडिया तो मीडिया होना चाहिए, बिल्कुल बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन आप लोगों ने ईस्ट वेस्ट, पश्चिम दक्षिण, राइट लेफ्ट सब बना के रख दिया ना, ये अच्छी बात नहीं ना लोकतंत्र में। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, मैं हूं ना, मैं मोदी जी के खिलाफ ऐसा बोला हूँ, योगी जी के खिलाफ ऐसा बोला हूँ कि भारत में अच्छे अच्छे नेता ना बोले होंगे। मैंने सर हथेली पर रख के बोला हूँ। आपने खोड़ा वाला याद है आपको, बिल्कुल। आपको उत्तम नगर वाली भी घटना, या उस पीसी में शायद आप आए थे, उत्तम नगर वाला जो मैंने किया था, कोई बोला आपकी नज़र में, ईमानदारी से पूछता हूँ, वैसा कितना रिस्क था हमारा, और उस पूरे मामले में मैं कूदा, जहांगीरपुरी वाले मामले में कूदा, मैं कूद रहा हूँ, जा रहा हूँ, बोल ही नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ, कर रहा हूँ जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन मैं फिर सेकुलर पार्टियों के भी खिलाफ बोलता हूँ। बस वही लोग कहते हैं यार ये क्या, आप तो डबल स्टैंड। नहीं, यही असल स्टैंड, ये डबल स्टैंड। डबल स्टैंड उनका है जो वोट तो डालते हैं भाजपा को, बात समझ रहे कि नहीं, और नोट लेते हैं मुसलमान से। यूएपीए बिल आया राज्यसभा में भाजपा को कहीं से बहुमत नहीं था, पूरे एनडीए को बहुमत नहीं था, फिर भी बिल पास हो गया। सीए बिल आया, पूरे एनडीए को राज्यसभा में बहुमत नहीं था, फिर भी बिल पास हो गया। एनआरसी आया, पूरे राज्यसभा में फुल एनडीए की बात कर रहा हूं, सिर्फ भाजपा नहीं, फुल एनडीए को भी मेजॉरिटी नहीं था, फिर भी बिल पास हो गया। कौन किया पास? वही लोग पास किए ना, वहीं तो कपिल सिब्बल भी बैठते हैं ना राज्यसभा में ही ना, मुफ्त की जो रोटी तोड़ रहे हैं हम लोग के वोट का। वोट दिया सपा को हमने, राज्यसभा सपा भेज रही कपिल सिब्बल को। वाई, क्यों? कौन है कपिल सिब्बल? क्यों भेजा अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा? होता कौन है अखिलेश यादव भेजने वाला? ऐसा कोई मुसलमान सवाल करने वाला है नहीं भाई। कैसे भेजे? तुम हमको भेजोगे ना, वोट हमारा भेजोगे कपिल सिब्बल को अपना मुकदमा लड़ने के लिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए, ड्रामा करना, भाजपा से सेटिंग करने के लिए। सबसे बड़ा जो लाइजनर है वो कपिल सिब्बल, जो भाजपा और सपा, भाजपा और फला फला के बीच लाइजनिंग करते हैं, और मुसलमान वहीं जाके मरता। सारी मुस्लिम संगठन वहीं सर पटकती है जाके, हर मुकदमा उसी को दे के आती है, सारे चंदे का पैसा, खैरात, ज़कात कपिल सिब्बल को पास दिया जाता। और जब मैं बोलता हूं मुसलमानों तुम अपना वकील पैदा करो, पढ़ाकर, लिखाकर, समझाकर। कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहां कपिल सिब्बल चला गया और मुसलमान नहीं जा सकता? कौन सा ऐसा है इंस्टीट्यूशन? हमें बताइए ना, मैं ताला तोड़ के घुसा दूंगा मुसलमान को उसमें। बताओ तो सही। पैसे लेकर, ज़कात खैरात खाकर, और तब मुस्लिम नौजवान हमको कहता कि आप ऐसा मत बोलिए। आप खाली सुबह उठिए, 5 गाली योगी जी को दीजिए, दोपहर में 5 गाली अमित शाह को दीजिए, शाम में 5 गाली मोदी जी को दीजिए, और रात में सोते टाइम मोहन भागवत जी को दीजिए। हो गया मुसलमान का काम। 70 साल से तो यही लीडर हमारे कर रहे हैं। हमारे सभी लीडर सिर्फ गाली दे रहे हैं विपक्ष को, और ये कांग्रेस और आरएसएस और भाजपा और फला। मसले का हल ये नहीं, मसले का चूक कहाँ है? क्यों नहीं सब कुछ समेट कर अपने हाथ में लेते हैं आप? क्यों नहीं नेतृत्व अपने हाथ में लेते हैं, रिसोर्स अपने हाथ में लेते हैं, सिस्टम अपने हाथ में लेते हैं?
कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। एक छोटा सा घटिया एक लायर्स इनके पास नहीं है, एक वकील इनके पास नहीं है। तब कमेंट में हमारे नौजवान कहेंगे बदतमीज़ बहुत होते हैं ना, हमारे जिंदगी में मुसलमानों में बदतमीज़ी काफ़ी है। बोलेंगे तू क्या कर रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बगैर चंदा के, बगैर किसी मुसलमानों को बहकावे के, बगैर किसी QR कोड के, जो लाइफ में आज तक नहीं डाला हूँ, आज तक नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 मुकदमे लड़ रहा हूँ और कायदे से लड़ रहा हूँ। तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जैसे जुनैद से अखिलेश यादव मिले, इरफान से राहुल गांधी मिले, तो मौलाना गुलाम सरवर से नहीं है राहुल गांधी मिलने के लिए? नहीं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है मौलाना गुलाम सरवर को मारिए 4 गोली, हमें नहीं ज़रूरत है। हम इशू पर क्यों नहीं आते हो? जब हम मुद्दे पर बात करते हैं, आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन कांग्रेस ने ही लगाया था। हमने कांग्रेस को कहा, मैंने रिटेन में कहा, मौखिक तो जिंदाबाद जिंदाबाद चलता ही रहा, रिटेन में कहा माने जिस दफ्तर में आप हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर M एजाज अली, इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी समझिए जवानी इसी में खपा दी 341 के जो खिलाफ प्रतिबंध, उसके खिलाफ लड़ाई में। मैं जिस पार्टी में हूँ, डॉक्टर अय्यूब साहब ने 341 के खिलाफ बड़े बड़े धरने जंतर मंतर पर किए, मौलाना आमिर रशादी साहब ने बड़े बड़े धरने जंतर मंतर पर किए। कांग्रेस कहाँ सुन रही है? कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, 2-3 सवाल क्यों नहीं शामिल होते हैं अखिलेश जी? 2-3 सवाल मेरे और है। जैसे आपने कपिल सिब्बल के बारे में कहा, उन्होंने CJP पर जितने भी छात्रों पर 341 का लड़ाई लड़ेंगे, 1 करोड़ का उन्होंने वो डोनेशन दिया है CJP वालों को केस लड़ने के लिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बंगाल दिया है या ले लिया? दिया है। कपिल सिब्बल कपिल सिब्बल ने दिया है, मतलब जी, लिया है, मतलब साफ है। और दूसरा मतलब साफ है। अरे कपिल सिब्बल जी ने देने का तो पढ़ाई ने पढ़ा, हमें पता उनकी डिग्री का, उनका सिर्फ लेने का है। तो चलिए यहाँ पर दिया है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पश्चिम बंगाल में 14 छात्र अरेस्ट होते हैं, जिसमें से 13 मुसलमान हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि CJP ने वापस से आंदोलन करने का जो है वो ऐलान किया है कि अगर छात्रों के ऊपर से केस वापस नहीं लिया जाता है। ये CJP कौन है? कॉकरोच जनता पार्टी। कहाँ पर है? कौन? अभी तो 10 दिन पहले जंतर मंतरे पर मिल जाती है आपको। 9 दिन पहले तो 5 स्टार होटल में डांस भी कर रहा था, चुम्मा चुम्मा दे दे वाला गाना भी चल रहा था। पता नहीं क्या आपको? मैंने देखा ना जीत का जश्न मना रहे थे। कौन सी जीत? धर्मेंद्र प्रधान का छात्र दर्जनों छात्रों ने आत्महत्या कर लिया और जीत है ये। दर्जनों छात्र ICU में भर्ती हैं, माने ये जीत का जश्न है। सैकड़ों छात्र के हाथ में बैंडेज पट्टी है, माथे पे बैंडेज पट्टी है, और आप होटल में कई करोड़ रुपए वाले डांस हुए हैं। वो कम से कम माने करोड़ अगर नहीं होगा तो 25, 30, 40 लाख रुपए का तो बिल बना होगा। 5 स्टार का मैं इतना तो स्टेटस जानता हूँ कि वहाँ क्या होता है। 12 घंटे 14 घंटे की बुकिंग और पूरा खान पान और नाच गाना, 40-50 लाख का वो खर्च है। सरकार को चाहिए इसकी जांच की जाए, कौन है खर्च करने वाला, किसने बुक किया, किसने खर्च किया, इसका स्पॉन्सरशिप किसके पास है, ये जांच होना चाहिए। तो आप चाह रहे हैं कि पार्टी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कई सारे छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। कईयों पार्टी हमको तो ये नहीं समझ लो, पार्टी अगर है तो वो चुनाव में आएगी। संजय सिंह जी, अखिलेश जी गठबंधन करेंगे क्या? भाई राहुल गांधी जी तो अलग रहे उससे, ये तो आपको पता है। राहुल गांधी जी उसमें सटे नहीं है, यानी कांग्रेस हटी हुई है, ठीक है। लेकिन संजय सिंह तो सटे, बिल्कुल, अखिलेश जी तो सटे, डिम्पल भाभी तो गई, केजरीवाल जी तो गए। तो क्या ये गठबंधन करेंगे कांग्रेस पार्टी से? चुनाव लड़ेंगे तो वोट मिल जाएगा इनको। करके दिखाइए। एक वोट न मिले, एक वोट न मिले। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। बिहार के चप्पे चप्पे पर पद यात्रा गांधीवादी नेता करने वाला प्रशांत किशोर, जो दूसरों की रणनीति बनाता था, जिसका दावा है कि 2014 में मोदी जी को सत्ता तक मैंने पहुंचाया, मेरी रणनीति ने पहुंचाया, जिसका दावा है कि बंगाल में ममता जी को हमने सेकंड टाइम जिताया, जिसका दावा था केजरीवाल को हमने जिताया, जिसका दावा था कि महागठबंधन बना के 2015 में नीतीश कुमार जी को हमने दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, तेवारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। वो व्यक्ति खुद 1 साल तक पद यात्रा किया, गांधी के मार्ग पर चला, डांडी यात्रा किया, प्रवास किया, सब कुछ किया। नतीजा 3-0 चुनाव में कूदा, आपको पता है ना। नाम भी अच्छा, काम भी अच्छा, भाषण भी अच्छा, चुनाव चिन्ह भी अच्छा,
चुनाव चिन्ह तारीफ कर रहे हैं, टोंट मार रहे हैं प्रशांत किशोर तो नहीं, अब आप सोच लीजिए जनता का मिजाज कॉकरोच किस खेत की मूली है यार। प्रशांत किशोर जैसा दिग्गज जनता ने धूल चटा दिया, सम्मान बचाने लायक कहीं वोट भी न दिया कि माने सम्मान भी बच जाता। एक सीट पर जमानत नहीं बची, एक सीट पर सम्मानजनक वोट नहीं आया, एक सीट पे कांटे के टक्कर में प्रत्याशी नहीं रहा। अब ये कॉकरोच जिसको न बोलने आता न चलने आता, वो तो जुनैद ने खाना खिला दिया और कम्युनिस्ट पार्टी आयशा वाले ने मोर्चा संभाल लिया। आयशा वाली वो जो टीम है नेहा की, ठीक है, वो संभाल ली इस पूरे माने मोर्चे को, वरने इसमें कहाँ दम था। ये तो लगता है तेज आंधिये में उड़ जाएगा दीप के। शुरुआती दिनों में तो इन लोगों ने ही पूरा जंतर मंतर का माहौल एक सेट करके नहीं, एंड तक रियलिटी ये है, मैं आपको बता दूं, अगर आयशा मोर्चा न संभालती, ये रियलिटी बता रहा हूँ, आप भी इसको अनुभव कर सकते हैं। SFI था, हाँ, जो भी वो छात्र संगठन जो लेफ्ट के थे, लेफ्ट के छात्र संगठनों ने और जुनैद जैसे चंद और लोगों ने, जिन्होंने खिलाने पिलाने, कुछ गुरुद्वारा कमेटियां, कुछ और संगठन और भी आए थे, बांटने वाले बहुत सारे बांट रहे थे, और कुछ पिज्जा बर्गर भेजने वाले लोग, इन लोगों ने उसको संभाल दिया। लेफ्ट के छात्र संगठन वहां अगर खड़े ना होते तो दीप के तो तेज आंधी भी ना सह पाता, वो जो जोरदार हवा चल रही थी ना उसी में उड़ जाता वो, ठीक है। और दीपके का तीनों नेता किसी में दम नहीं। अच्छा, वापस आंदोलन होगा तो क्या बोलना होगा ही चाहेंगे? नहीं। मुसलमानों को क्या बोलना होगा ही नहीं। पहली बात तो वापस हो नहीं रहा, इस ख्वाब को ना पालिए, वापस ऊपर अब नहीं हो रहा। अगर होगा तो फिर मेरा क्या होगा? 10 तारीख को मेरा है भाई, मेरा खराब करोगे क्या? परमिशन नहीं मिलेगी आपको? नहीं, हमारा परमिशन मिला हुआ 10, मैं जाऊंगा ना 10 तारीख परमिशन मिला हुआ। अगर ये लोग हंगामा करेगा तो परमिशन उस चक्कर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, सब कुछ पता हम लोगों को, होना भी नहीं चाहिए। अगर होगा तो राजधानी के लिए दुर्भाग्य की बात। आप जैसे बहुत सारे लोग जैसे बोले थे ना कि मुसलमानों इन पार्टियों से दूर रहो, इन प्रोटेस्ट से दूर रहो। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, हाँ। जिस प्रोटेस्ट से प्रत्यक्ष रूप से आपका कोई लेना देना नहीं, उस प्रोटेस्ट में आप समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इस देश में जो पीछे है, पहले समझिए, एक आदमी, हम रेस है, एक किलोमीटर का वो दौड़ वाला रेस देखें, 1 किलोमीटर का वो रेस है और 5 आदमी पहले आगे 500 मीटर जा चुका है, उसको 500 मीटर ही और दौड़ना है और हम 100 मीटर अभी चले हैं, हमको 900 मीटर दौड़ना है, तो हम क्या करेंगे पहले ही बताइए। और पीछे एक आदमी भूखा भी खड़ा है, तो दो ही बात होगी, या तो 900 मीटर छोड़ के और जहाँ थे उससे पीछे आ जाओ, भूखे खाना खिला के सरेंडर कर जाओ, और नहीं तो अपनी गति को इतना तेज करो कि वो 500 वाले से पहले हम पहुँचे। मुकाबला तो इसी का नाम है। मुसलमान ऐसे जगह पर खड़ा है जहां इसके पास चुनौती है अपने समाज की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए इस मुकाबले में तेज दौड़ना है। अब बैक पीछे मुड़ के देख रहा भूखा कौन है, सीजेपी और कॉकरोच, तो बेटा गए काम से। जुनैद, आप अपने आप को जुनैद से बड़ा मुसलमान बता रहे थे? नहीं, बड़ा और छोटा क्या, वो तो मैं हूँ ही। अरे मैं हाफिज हूँ, मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, मैं मस्जिद में इमामत किया हूँ, तो मैं ये क्यों न कहूँ कि उससे ज़्यादा अल्लाह का फजल करम है हमारे मुसलमान होने पे, उसके मुसलमान होने पे फ़र्क है ना, दोनों का अंतर है ना भाई। हम मदरसे और मस्जिद के परिवेश से आए हैं समाज की सेवा में, अब वो समाज की सेवा में वो LLB किए हुए हैं, ये तो आपने सुना ना, तो अच्छी बात है ना। नहीं, वकील की तारीफ होनी चाहिए ना। आप अरे भाई मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मुसलमान कर रहा, तब मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के लिए कुछ करते तब बोलते हैं मुसलमान। इतने हजारों लोगों को खाना खिलाया आप? नहीं, कौन 1000 लोग, कैसे 1000 लोग? उस 1000 लोग में वो प्रधानमंत्री को गाली बकने वाले, दुनिया को उल्टा सीधा कहने वाले, उसमें एक से एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग, वो 969 लोग चिन्हित हुए हैं जिनके ऊपर से बाज़ाब्ता पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो फेस डिटेक्टर कैमरे ने डिटेक्ट कर लिया, तो उनको भी खाना तो यही खिला रहे थे, तो अपराधियों को खाना खिलाने वाला क्या होता है जरा हमको बताइए तो। चलिए वो कमेंट में लोग लिख देंगे। आखिरी के 2 सवाल आपसे ले लेता हूँ। पप्पू यादव साधु के भेष में जाते हैं चंदा चोरी के मुद्दे को उठाते हुए संसद के अंदर, फिर वहाँ से मामला ये उठता है कि पप्पू यादव ने हिंदुओं की आस्था को चोट पहुँचाया है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि वंदे मातरम पे वापस से बहस छिड़ गई है, बिल आने वाला है, उसको लेकर। नहीं, बिल आ गया, बिल पास भी हो गया है, लेकिन मुसलमान कंफ्यूज ना हो, ये बिल वंदे मातरम की अनिवार्यता को सुनिश्चित नहीं करता है।
ये बिल वंदे मातरम के आदर और सम्मान से जुड़ा हुआ, यानी कि कहीं अगर वंदे मातरम गान गाया जा रहा होगा तो उसके सम्मान में आपको यथावत माने खड़ा रहना है। इतना हवा क्यों मचा हुआ कि मुसलमानों मैं इस कंफ्यूजन को इसीलिए मैं कंफ्यूजन खत्म करता हूं। लेकिन जी ये एक कदम है, वंदे मातरम की अनिवार्यता भी सरकार ला सकती है। अब सवाल ये है कि वंदे मातरम या कुछ भी और इस तरह के गीत जो राष्ट्रभक्ति से जिनका संबंध है, उसकी अनिवार्यता करने का मतलब है कि आप कुछ न कुछ थोप रहे हैं। जो हमारा संविधान है ना, बड़ी लंबी बहस और डिस्कशन के बाद, तमाम दुनिया के महान विद्वानों से चर्चा के बाद तैयार किया गया था। तमाम सामाजिक और धार्मिक अध्ययन के बाद, उन परिस्थितियों का मूल्यांकन के बाद, सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक अध्ययन के बाद, तभी इसमें ट्राइबल का भी जिक्र है। बात समझ रहे कि नहीं? तभी इसमें वो सारे जिक्र हैं। एक बार कैमरा उधर घुमाइएगा, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल है। इधर प्रेम्बल को देखिए क्या क्या लिखा है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से ये शुरू होता है और आखिरी में ये देखिए लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फटर्निटी, ये सारी चीजें जो है वो आवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पूरा बदल लेके आइए। इधर क्यों रखते हैं हम इसको? इसी पर तो चर्चा हो रही थी वायरल बॉय का मसला। हमें तमाम अनुच्छेदों के अध्ययन के बाद निष्कर्ष ये मिलता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक मतलब वो तीज त्योहार, ठीक है, और भौगोलिक स्वतंत्रता। मैं बिहार में रहूं, बंगाल में रहूं, दिल्ली में रहूं, आप रोक नहीं सकते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? भारत के किसी भूगोल में मैं चला जाऊं, हमें हमारा संविधान कहता है स्वतंत्र हो जाओ बेटा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उड़ो, उछलो, कूदो, फांदो, कुछ भी करो। समझ गए? भौगोलिक स्वतंत्रता। धार्मिक, मैं मुस्लिम रहूं, हिंदू रहूं, सिख रहूं, ईसाई रहूं, जैन रहूं, पारसी रहूं, बौद्धिस्ट रहूं, कुछ भी न रहूं, मेरी मर्जी। ये भारत का संविधान कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान कह रहा। भैया आप स्वतंत्र हो, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चाहे बौद्ध विहार जाओ, जहां जाना जाओ, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, अब कोई जबरदस्ती लेकर जाएगा भी नहीं। अब समझ गए कि नहीं? जाने से रोकेगा भी नहीं और जबरदस्ती लेकर जाएगा भी नहीं। मैं हिंदी पढ़ूं, उर्दू पढ़ूं, संस्कृत पढ़ूं, तमिल पढ़ूं, तेलुगु पढ़ूं, मलयालम पढ़ूं, पंजाबी पढ़ूं, बंगाली पढ़ूं, उड़िया पढ़ूं, मेरी मर्जी। आप समझे? मैं गोश्त खाऊं, मछली खाऊं, अंडा खाऊं, मुर्गा खाऊं, सब्जी खाऊं, भिंडी खाऊं, बैगन खाऊं, टमाटर खाऊं, आलू खाऊं, मेरी मर्जी। ये संविधान हमारा कह रहा। मैं कुर्ता पहनूं, पैजामा पहनूं, टाई पहनूं, शर्ट पहनूं, पैंट पहनूं, कोट पहनूं, शेरवानी पहनूं, टोपी पहनूं, कुछ ना पहनूं, नंगे ही रहूं, मेरी मर्जी। नंगे ही रहूं, समझे कि नहीं? समझ? हमारे यहाँ नागा बाबा है ना भाई। हाँ, बिल्कुल। आप समझ गए कि नहीं? समझिए, स्वतंत्र। जरा रोकिए तो जाके उनको, नागा बाबा को, क्यों नंगा हो भाई? जरा सा जैन मुनि को रोकिए तो, हमारे क्यों रोकिएगा? वो भी नंगे रहते हैं, आप पता है ना? ये भारत का संविधान है, हम फुल कवर किए हुए हैं। नकाब में रहूं, बगैर नकाब के रहूं, हिजाब में रहूं, बगैर हिजाब के रहूं, बिकनी पहनूं या नंगी घूमूं, रोक नहीं सकते हो आप, टोक नहीं सकते हो आप, और कुछ पहनने के लिए जबरदस्ती फोर्स भी नहीं कर सकते हो आप। ये है भारत का संविधान। अब समझिए आप। अब मैं गाना चाहे मोहम्मद रफ़ी का गाऊं, मुकेश का गाऊं, लता का गाऊं, आशा का गाऊं, मेरी मर्जी। न रोकोगे, न टोकोगे, न हमारे ऊपर दबाव डालोगे। इसलिए ये जो है सिर्फ जनगण मन जो राष्ट्रगान है वो अनिवार्य है, वो भी सरकारी कार्यक्रमों में, विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, विशेष और जो कुछ कार्यक्रम होंगे सामाजिक, उसमें पूर्ण सम्मान के साथ उसको गाया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार जी को उससे भी अलग रखा गया। वो अगर अपमान भी कर देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता, उनको एक ही को सजा मिलता, मुख्यमंत्री से हटा के राज्यसभा भेज दिया जाता। इतनी ही सजा उनकी है। पप्पू जी पे क्या बोलेंगे सर? अब पप्पू जी ने तो जो किया है वो लोग देख रहे हैं, खूब वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन नहीं, हम लोग देखिए, ये धर्म प्रधान देश है। लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है, मैं कहता हूँ कृषि प्रधान तो है ही, भौगोलिक दृष्टिकोण से कृषि प्रधान है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से ये धर्म प्रधान देश, अनेकों धर्म के लोग, ये आस्था का केंद्र है भारत। कभी भी किसी की आस्था जो है
उस पर चोट हो सकता, प्रहार हो सकता। तो संत समाज हो या हमारे मौलाना समाज हो, दोनों समझिए, या पादरी हों या ग्रंथी हों, सब सम्मानित हैं अपनी जगह पर। तो अब उनका उपहास नहीं होना चाहिए। हाँ, उनका उपहास न उड़ाइए, मजाक न तरीका उड़ाइए, जो है वो गलत गलत है। अब विरोध तो है, विरोध तो होगा, चूंकि गलती हुई है। और अच्छा हुआ कि उजागर हो गया। और कई गलतियां ऐसी हैं धार्मिक स्थलों में जिसमें हमारे दरगाहों को भी आप इंक्लूड कीजिए, वहाँ भी कुछ अनियमित, बैलेंस करने के लिए आप दरगाह बोल रहे नहीं, हैं। बैलेंस करने के लिए ना, रियलिटी है, जो अनियमितताएं हैं, जो नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, और इलीगल कलेक्शन जो होता है, तो ये कहीं से भी सही नहीं। असर दिखेगा 27 के चुनाव में चंदा चोरी का? ये तो मैंने अभी तक सर्वे नहीं किया है। हाँ, मतलब आकलन क्या कहता है इतने साल? या आप लोग पत्रकार, हाँ, आप ही लोग ज्यादा अच्छा बताइएगा, इस पर हम कैसे बताएंगे? ग्राउंड पे तो आप जा रहे हैं, मैं तो अभी ग्राउंड पर गया नहीं हूँ। मैं जाऊंगा 15 अगस्त के बाद, मेरा दौरा उत्तर प्रदेश में होगा। वो भी ग्राउंड पे क्या जाऊंगा, मैं ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं के बीच ही जाऊंगा। तो मुझे सही आकलन करने में मैं शायद सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आप लोग जाएंगे तो आ जाएगा मामला समझ में ये सामने। तीर भी आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।